नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सभी मेरा जो राष्ट्रवादी भाई हैं, जो इस देश की तरक्की चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इसमें कमेंट भी जरूर करिएगा। जो वीडियो बना रहा हूं उस पर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज मैं जो अभी जो 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही कि नरेंद्र सरेंडर वाली जो है कि वो ट्रंप ने ऐसा कहा जो है, हालांकि मैं राहुल गांधी की बातों पर कभी वीडियो नहीं बनाता हूं। जो मुझे टिप्पणी करनी होती है मैं सोशल मीडिया पे जो है एक्स पे यानी ट्विटर पे ही उस पे वो करता हूं, क्योंकि उसके बाद पर तो कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके वही नहीं करते, विश्वास नहीं करते जो अपनी पार्टी के लोग हैं, लेकिन यह है कि उनकी मजबूरी है। जो इसमें थिंक टैंक है जो भी है इस पार्टी में, वो इसमें विदेश में जा रहा है भारत का पक्ष रखने के लिए। और ये जो है यहाँ पर उल्टी सीधे कितने राफेल गिरे, कितने जेट गिरे, आपने वो सरेंडर क्यों किया, पीओके क्यों नहीं लिया। अरे भैया पीओके तुम बताओ ना कि इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बनाया था, तो अपना पीओके क्यों नहीं लिया। तो ये सरेंडर तो अगर ईमानदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा सरेंडर अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है, मनमोहन सिंह ने किया है। ये तीनों जो है सरेंडर के सबसे बड़े वो है। पहले तो बात यह कि पीओके आया कहां से, नेहरू ने दिया। अच्छा, इस सबको पता है कि अच्छा खासा जो है हमारी सेना उसको जीत रही थी पूरा कश्मीर को। तो चले गए साहब यूएनओ में कि जो है अब यूएनओ ने सीज फायर करा दिया। उसके बाद 75 साल हो गए, वहीं के वहीं पर मामला दबाव पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए नासुर बन गया। ऐसे चीन में जो एलएसी दिया, ऐसा नहीं है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं आप पे नहीं है, ये तो सिर्फ आरोप है, वो तो प्रूफन है। सारी चीजें प्रूव इस बात की हो रखी है कि हाँ क्या क्या हुआ था। यह जब 71 में हुआ था तो क्यों नहीं आपने लिया। आपने एक देश बनाया तो इंदिरा गांधी ले सकती थी, लेकिन तब भी किसी ने ये नहीं कहा इंदिरा सरेंडर जो ये आज कह रहा। लेकिन मैं इसकी बातों पर ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि ये तो दिन भर बोलता रहता है, फ्रस्ट्रेशन है। इनको लगता है कि हम तो जो है एंटाइटल्ड है। मेरे परनाना प्रधानमंत्री थे, मेरे दादी प्रधानमंत्री थी, मेरी पापा प्रधानमंत्री थे, मेरी माताजी सुपर प्रधानमंत्री थे, और मैं कहीं का नहीं हूं। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्यों नहीं सत्ता मिल रही है, मैं तब से जो है वो कर रहा हूं। तो फ्रस्ट्रेशन का जो एक लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है। उसके बाद क्या स्थिति आती है, आप भी जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होता है। फ्रस्ट्रेटेड हो रखा बुरी तरह से, वो उसके बाद की जो स्थिति होती है, जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उस स्थिति पहुंच के आपने देखा होगा बहुत से लोग गांव में जो किसी के पीछे भागना होगा, किसी को पत्थर फेंकना, किसी को चिढ़ाना। तो ये जैसे नरेंद्र सरेंडर वाली बात जो है, ये सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन और एक चिढ़ाने वाली जैसी बात है। जैसे आप देखते हैं ना संजय राउत को, संजय राउत की बातों पर मैं कोई वो नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो भी बकबक करता रहता है। और क्या क्या संजय राउत की वजह से ही जो है आज उनकी पार्टी डूब गई, सब किनारे हो गए। शरद पवार ने अपनी नई लाइन ले ली। क्या क्या मिला इसको, सिर्फ 2 साल के एक मुख्यमंत्री पद, सत्ता में तो आप तब भी आ जाते। अगर बीजेपी और उसका कोलिशन होता तो सत्ता में दोनों को भागीदारी थी, लेकिन सिर्फ एक उसके लिए आपने पूरी पार्टी डुबा दी। तो ऐसे ही राहुल गांधी भी पूरी पार्टी डुबा रहा है। अब जो कौन इसकी तारीफ कर रहा है, जो अब उसकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो मेरा बनाने का वो है प्रयोजन जो है, इसके अलावा एक मुख्य बात यह है कि मैं जो यहां पर हमारे देश में जो अपने को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, और वो वही बोली बोल रहे हैं जो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से जो राहुल गांधी बोल रहा वही बोल रहा है। तो मैं सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने को बड़ा वो समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और कहते हैं हमने एक्चुअली इनका इंटेलेक्चुअल क्या है, ये सारे वामपंथी वो पढ़ते हैं। जो भी इनका ज्ञान का स्रोत जो है वामपंथी मीडिया ही है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो द वायर हो, या क्विंट हो, मिंट हो, जितने भी है, या नहीं हुआ तो वाशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, इस टाइप के जो है जो एंटी इंडिया होते हैं। अब मैं बताऊं कि आपको, पहले तो दावा ही नहीं किया उसने यही कहा, यही वो
भारत को तो लक्ष्य पहले था कि हमने सिर्फ इनके आतंकी को करने हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी जो है, कोई भी देश लंबी लड़ाई नहीं चाहता। भारत क्या रूस से ज्यादा मजबूत है? कितने साल से, 2 साल से ज्यादा हो गए रूस और यूक्रेन की जो है, यूक्रेन की लड़ाई की हुए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। इजराइल के बराबर कौन है इस मामले में सबसे आगे? इजराइल और हमास की जो है चल रही है। तो इसमें था ही नहीं, बस हमारा एक लक्ष्य निश्चित था कि हमने उनको, और उसके बाद बता भी दिया था कि भाई हमने जो करना था कर लिया, अब हम, तुम अगर इसको रिटेट करोगे तो हम तभी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब आप वो गिना रहे कि साहब ट्रंप ने 11 बार कहा कि मैंने वो करवाया, हालांकि उसने एग्जैक्टली ये नहीं कहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि दबाव दबाव तो वही रहा होगा। पाकिस्तान पे गए जब उसके पास, अमेरिका के पास, हालांकि अमेरिका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन जब भारत जब दूसरी बार जब किया, पहली बार तो आतंकी हमले के, जब इनके एयरबेस पर जब हमला किया और सारा तहस नहस कर दिया, तो हमला अमेरिका और चीन पर था। और क्योंकि इसका अमेरिका का जो है वहां पर परमाणु एस्टेब्लिशमेंट है, वहीं पर है, तब वो जाकर के वो बीच में पड़ा और उसने कहा कि ये न्यूक्लियर वार हो जाएगी। तो वो अपने जो भी डीजी उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तुम बात कर लो, सरेंडर वो कर लो कि सीज फायर के लिए। तो उसने कहा था ठीक है, हमारा तो लक्ष्य नहीं था लड़ाई का, कोई सवाल नहीं उठता। अब क्योंकि जब इसको शह मिलने लग गई ट्रंप को भारत से, तो अब वो बार बार इसको रिपीट कर रहा है। और वो तो मतलब इतना बेशरम आदमी हो गया, वो भी पप्पू बन गया। आप ये सोचिए कि जब से सत्ता में आए क्या क्या बकवास किया जा रहा है, अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चीन उसके नाक में दम कर रहा है, वो टैरिफ वार कर रहा है कि टैरिफ वार में ठीक है, उसने कहा तुम 100 लगाओ मैं 150 लगाओ, इस तरह से चल रहा है। तो हर जगह ये धमका रहा है। अब जो आपको ये लोग कहते हैं कि साहब भारत को समर्थन नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा? आप ये देखिए, कोई ऐसा देश है, किसी का भी ऐसा बयान आया हो कि भारत ने आक्रमण किया? कोई नहीं कह रहा। सब इस बात को जानते हैं कि भारत ने जो है सिर्फ आतंकी उसमें क्या रिटेलिएट किया, जब इन्होंने आतंकी हमला किया पहलगाम में। और ये पहली बार है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब पहली बार माने, तीसरी बार समझ लो, 2 मोदी जी के टाइम पर और तीसरा ये मोदी जी के टाइम पर। उससे बाद यहाँ आतंकी हमले होते रहे, कभी किया क्या? आप देखिएगा 2004 से लेकर 2014 तक का समय देखिएगा, पूरे देश में जो है बम विस्फोट होता था बसों में। एक उसमें एडवाइजरी परमिट हो गई थी कि आप अपने आसपास किसी बैग को देखे, अपरिचित बैग हो तो सूचित करें। तो इस ढंग से पूरा, अब क्योंकि क्या है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है कि जो इन धमाकों में मारे जाते हैं उनकी संख्या 1.5 करोड़ में से कितनी नहीं होगी। तो इन लोगों को जब तक किसी के परिवार पर ये सब ना आ जाए तब तक वो संवेदनशील नहीं होता है। इसीलिए सारे के सारे जो भी आज बुद्धिजीवी बन रहे हैं या कांग्रेसी बन रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये अटैक उन पे नहीं हुआ, ये जो दुख है उन्होंने नहीं झेला। तो ये इनका एक वो है, चरित्र है। तो अब ट्रंप को तो ने बता दिया किस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो रखा, और फिर ये वो भी था। अब कितने उसने रोके, रोज क्या था कि मैंने 10 दिन का टाइम दे दिया रूस को और उसको यूक्रेन को, और अभी सीज फायर हो जाएगा, इनको बोल दिया मैंने। और उसने अपना वो भी किया कि जैसे माना कोई नहीं अगर मान रहा है, जैसे इजराइल को, तो उसके इजराइल की थोड़ा दुश्मनी हो गई। हालांकि इजराइल और उनका वैसे एज ए नेशन बड़ा अच्छा अलायंस है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी भी जो है यहूदियों के पास है, अमेरिका की। तो ये आप ट्रंप के भरोसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पास जो है, कौन इनके पास आज, एक वो है जो दिन भर बकबक करती रहती है, सुप्रिया सनेत, एक वो जयराम रमेश है, एक वो पवन खेड़ा जिसके हर समय वो तले रहते हैं, और 2-4 ये जो पैसे पे जो है राजपूत हो गया, सुरेंद्र राजपूत हो गया, जो इनके यहाँ पे बैठे रहते हैं टीवी पे, पैनलिस्ट होते हैं। और फिर वहां दिन भर उनके पास कुछ राहुल गांधी को बचाव करने के लिए इनके पास एक शब्द नहीं होता, उसकी नीतियों का बचाव करने के लिए एक शब्द नहीं होता। तो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सुप्रिया सुनेत्र हो, सुरेंद्र राजपूत हो, और जितने भी इनके टीवी में सब बैठते हैं, आलोक शर्मा हो जिसको एक बार निकाल दिया था, ये सब यही करते हैं। तो ये राहुल गांधी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपनी जगह पर है,
लेकिन ये मैं उन बुद्धिजीवी को कह रहा कि कभी अपने दिमाग से भी सोचा करो। अगर आप राहुल गांधी की वो बातों पे आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक्सटर्नल रवैया है, या आप जो है जानबूझ करके देश की जो है देश के खिलाफ है। किसी ने कहा कि भारत ने जो ये जो कांग्रेस है या ये वामपंथी बुद्धिजीवियों का है, या कांग्रेस में तो खैर जो समझदार है ये तो कूड़ा करकट है। जितने भी सोशल मीडिया में है वो तो पेड है, जो एक्स में लिख देंगे अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, 2029 का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, ये सब वो नहीं है। लेकिन जो इनके प्रवक्ता है दो उसके है, ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई ज्ञान भी नहीं है और ये डिफेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इनका क्रीम है वो आज भारत को डिफेंड कर रही है। भारत को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत का पक्ष रख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है उसकी जननी है। और वो तो खुद ही मानते हैं। वो जो आसिफ बाजवा जो भी इनका वो है रक्षा मंत्री आसिफ मलिक है, वो क्या है, तो वो कहता है कि हाँ हमने ये पाप किए जो है इनके कहने पर, अमेरिका के कहने पर और ब्रिटेन के कहने पर, हम 30 साल से पाप करते आ रहे हैं। तो ये किसकी पैदाइश है? एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान एक टोटली फेल स्टेट है, वो भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दिख रहा है मुकाबला करने की कोई बात ही नहीं है, और इनको फोकट में भीख मांग करके खाने की वो है आदत पड़ गई है। कभी अमेरिका से, चीन से, नहीं तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, अब उन्होंने इनका वीजा भी बंद कर दिया कि हम इनको आने नहीं देंगे। तो ये उनकी स्थिति है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान पे जो है आप देखना कुछ सालों में पाकिस्तान विखंडन हो जाएगा, क्योंकि चीन का भी उस पर दावा है और अमेरिका का भी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी जगह पर है, जो हमारा था पीओके, जो हमारा होना चाहिए था वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। जो हमारा पुराना सिल्क रूट है वहीं से ज्यादा था, वो उसने वो कर दिया, वो चीन को दे दिया। जो चीन की भी जो बॉर्डर रोड वो जो है उनका चल रहा है कई सालों से, तो भी उसी उससे है। तो उसको क्योंकि वहां से पूरा सेंट्रल एशिया और ये सब रास्ते खुलते हैं, तो अमेरिका उस पर बैठना चाहता है। बैठा हुआ जब ये परमाणु जो जितने भी परमाणु हुए हैं सब अमेरिका के हैं, तो ये चाहता है कि रूस पे जो है कंट्रोल करने के लिए, इसलिए वो वहां पर जो है ये सब उसका वो है। अब कह रहे कि साहब क्यों मतलब वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, जब बताया गया सब कर हाँ साहब हम आतंकवाद के खिलाफ है सारे देश। लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी इसलिए नहीं हुई कि भारत जो करके दिखाया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसे एक महाशक्ति के रूप में आएगा। अब भारत हर रूप में आ रहा है महाशक्ति के रूप में, चाहे सामरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। क्योंकि आर्थिक भी भारत जो है आर्थिक रूप से उभर रहा और सामरिक रूप से भी, क्योंकि बगैर आर्थिक रूप से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सामरिक आपके पास तभी होगा कि जब आपका पैसा होगा। और ये नीति 2014 में जब मोदी जी आए थे तब से उन्होंने शुरू कर रखी। आते उन्होंने S-400 जो मिसाइल्स जो है डिफेंस सिस्टम जो है ये उससे खरीदा, रूस से खरीदा। और जो इस समय जो ट्रंप जो भारत से क्यों चिढ़ा हुआ, क्योंकि भारत लगातार रूस से संबंध बनाए हुए हैं। हथियारों के मामले में आज से नहीं ऐतिहासिक रूप से है। अभी अपने बेचना चाहता वो भारत ने लिए नहीं, और लिए भी तो अपनी शर्तों पे कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम टेक्नोलॉजी दो। दूसरी बात क्या है कि जब पूरे अब जो यूरोपियन कंट्री क्यों चुप है, पूरे यूरोपियन कंट्री जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो उन्होंने प्रतिबंध लगाया और भारत को भी मजबूर कर रहे थे कि आप भी प्रतिबंध लगाओ रूस पर। लेकिन नहीं, हमारा वो जो है हमारे देश का हित पहले है, तुम्हारे झगड़े में हम नहीं है। और यही एक वहीं से जो है भारत की एक नए शक्ति के रूप में उभरने की शुरुआत हुई। उसी उससे जब आती मोदी जी ने अपने डिफेंस के जो भी खरीदे थे, इजराइल से खरीदे, उससे खरीदे। और इजराइल तो ये जो कुछ भी हुआ इसमें इजराइल की पूरी वो है। और रूस से तो अभी अपने यहाँ लड़ाई चल रही, बीच में वो भारत ने कुछ मंगाया तो भेज दिया उन्होंने एंटी वो ये जो है एंटी जेट जो है रॉकेट लॉन्चर जो कंधे से चलाने वाला 300-400 भेज दिए, तो तुम्हारे वो है। और मतलब मेन वो था कि सबने के उसमें हम प्रतिबंध लगा रहे और भारत जो है उससे तेल खरीद रहा, वो तो बर्बाद करना देखना चाहता। लेकिन हम क्यों किसी गुट में रहे? असली निर्गुट तो आंदोलन यही है कि हम निर्गुट नहीं, हमारा अपना वो है,
हमारी अपनी से, हम किसी के पीछे नहीं है, ना हम वामपंथी है, ना दक्षिणपंथी, ना हम अमेरिका ग्रुप के साथ है, ना हम रूस के साथ हैं। सबसे करेंगे, बराबरी के करेंगे। और हमारा भी अपने लोग हो गए। पूरा ग्लोबल साउथ आज भारत के साथ है। जो अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज, जो गरीब है, वो एक उम्मीद के रूप में हमें देखती है। तो ये जो है खासकर यूरोपियन कंट्रीज को, जो विकसित देश हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि यार भारत कैसे उभर गया। और ये एक होता है, नेचर में होता है। जब तक आप गरीब हैं, वो है, तो आप दे गए पात्र है, तो कहते हैं अच्छा भैया रहे, तो अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन अगर अचानक आप उसमें आपकी बराबरी आ जाए, आगे निकल जाए, तो ये समाज में भी होता है। ये सिर्फ देशों की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो सदमे में है, वो धक्का लग गया सबको। उनकी सारी, अब जैसे चीन की इंडस्ट्री हो गई, जितनी हथियार इंडस्ट्री है, उसने बहुत लोगों को किया। अब भारत भी एक इसमें नया प्लेयर आ गया, और ऐसा प्लेयर आ गया जो किसी को भी ध्वस्त करने को तैयार है, जिसके हथियार टेस्टेड है। अभी तक तो टेस्टेड ही नहीं थे, और इसने मौका दे दिया पाकिस्तान ने कि क्या क्या हमारी वो है। और जो कमियां भी थी वो भी सामने आ गई। माना कोई हमारी कमी रहेगी तो तभी पता चलेगा जब हम टेस्ट करेंगे। वैसा टेस्ट करना एक अलग चीज होती है जो लेबोरेटरी में, लेकिन ऐसा टेस्ट करना, फिजिकल टेस्ट करना, ये अलग चीज होती है। तो इसलिए जो है इसमें चीन अमेरिका जो पहले इतना हलो मोदी और ये सब जो उनका चलता था, वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो अपनी बादशाही चाहता है, और वो तो तब से ही है। अब एक नई शक्ति उभर के आ रही जो उसके उसमें नहीं है। जैसे जो ये है, जो एक संगठन है हमारा, क्या है वो, ब्रिक्स देशों का। तो इन्होंने एक नई करेंसी का भी वो किया कि हम आपस में एक कॉमन करेंसी बनाए। तो कॉमन करेंसी बनाने का मतलब ये, अगर माना ये फैल गया तो इनके डॉलर की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो ये भी उसके लिए एक बड़ा डर है कि भारत जो है बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट वो ले रहा, और उसमें हमारा नुकसान हो रहा। तो उसकी जो है ये सब चीजें जो भारत के खिलाफ बता रहा, उसके पीछे ये कारण है। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने को बुद्धि समझते हैं और एक पक्ष न रहे, सब कुछ देखें। धन्यवाद। उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि राय देना, कमेंट करना अपने में मायने रखता। आप जो भी राय देंगे मैं उसका जवाब दूंगा, जो भी आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।